नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने डेली अपडेट्स यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम सभी लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, जिसमें मैंने 5 जो आपका चैप्टर है वो पर्यावरण से संबंधित है और उसका पहला मास्टर वीडियो मैंने आप लोगों को दे दिया है। ये जो अब वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ये वीडियो आपका सेकंड मास्टर वीडियो होगा, जिसमें आपके अधिकतर क्वेश्चन दिए जाएंगे। आप लोग क्वेश्चन को देख के परेशान मत होइएगा, क्योंकि इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने चुन के डाले हुए हैं। आप लोग बस इसको रिवाइज करिए। आधे घंटे और 45 मिनट का वीडियो होगा, तो आप लोग निश्चिंत होकर आराम से इस वीडियो को देखिए और मास्टर वीडियो देखिए और बार बार रिवाइज करके इसे जाइए। अगर आप अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, जिससे कि एक छोटा सा सब्सक्राइब आपके लिए तो कोई मायने नहीं रखता, पर मेरे लिए ये मोटिवेशन का काम करता है। तो इसलिए अगर आप लोग चाहते हैं कि ये चैनल ग्रोथ हो तो आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत होगी। तो आप लोग जल्दी से जल्दी इस चैनल को सपोर्ट करिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आप लोगों को इसी प्रकार लगातार वीडियो प्राप्त होता रहे। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ। जो फोर्थ आपका पेपर हुआ है उसको देखकर आप लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि मेरे मास्टर वीडियो कितना लाभदायक है, कितना लाभदायक सिद्ध हुआ। आप लोगों ने अगर मेरा जिस जिस लोगों ने मेरा मास्टर वीडियो देखा होगा, ये मान के चलिए कि मैं मानता हूँ कि 32 प्लस वो करके आया ही होगा, अगर उसने 2-3 बार मेरा मास्टर वीडियो देखा होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर देखा करिए। अधिकतर क्वेश्चन जो होंगे वो मेरे मास्टर वीडियो से ही होंगे। इसलिए एनवायरनमेंट से संबंधित ये दोनों मास्टर वीडियो आपकी ज़िम्मेदारी है, आप लोग अधिक से अधिक शेयर करिए और अधिक से अधिक देखिए। क्वेश्चन 1, पर्यावरण के संबंध में निम्न में से कौन सा क्वेश्चन असत्य है? तो ऑप्शन सी, हरे पौधे अपने मृत अवयवों को अपघटित कर सकते हैं, ये गलत है। जबकि ए, बी और डी जो है ये सही है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन 2, वनों को काटने का परिणाम होता है, ऑप्शन बी, मिट्टी का क्षरण होता है और अनियंत्रित बाढ़ आती है। क्वेश्चन 3, वृक्षों तथा वनों को काटने से किस प्रकार की हानि होती है? तो उपयुक्त सभी ऑप्शन डी सही होगा। वायुमंडलीय परिवर्तन होता है, प्रदूषण का खतरा बढ़ता है और भूमि संरक्षण जो होता है वो भी नहीं हो पाता है। तो इसलिए आप लोग देखिए ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीव के पारिस्थितिकी कारकों का योग पर्यावरण है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन ए फिंटिंग महोदय का है। तो क्वेश्चन दूसरा क्या है, अधोलिखित में से कौन सा भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है? तो ऑप्शन डी है, वो बस्तियां नहीं होता है भौतिक वातावरण का तत्व, जिसमें कौन कौन से होते हैं? भूमि के रूप होते हैं, मिट्टियाँ भी होती हैं और खनिज भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सतत व अस्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंधित रखता है? तो ऑप्शन सी, नवनियतवादी अवधारणा से संबंधित रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है, इसकी रचना होती है। तो पर्यावरण जो है एक अविभाज्य समष्टि है, इसकी रचना कैसे होती है? ऑप्शन डी, भौतिक जैविक सांस्कृतिक तत्वों वाले परस्पर क्रियाशील तंत्रों से इसकी स्थापना रचना होती है। क्वेश्चन 12, पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो ऑप्शन ए, कार्ल रिटर महोदय पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक थे। क्वेश्चन 13, पर्यावरण से अभिप्राय है, पर्यावरण से क्या अभिप्राय है? उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी है। इसको आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा क्या क्या अभिप्राय है, क्योंकि समय कम है इसलिए मैं आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आप लोग वीडियो को पॉज करके आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, ये क्वेश्चन बहुत पुराना क्वेश्चन है, ये अब कभी नहीं आएगा, जिसको आप लोग मत पढ़िएगा। क्वेश्चन 15, सतत विकास के लिए आवश्यक है, सतत विकास के लिए कौन से क्या आवश्यक है? ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी है। जैविक विविधता का संरक्षण भी होना चाहिए, प्रदूषण को रोकथाम एवं नियंत्रण भी होना चाहिए, निर्धनता को घटाना भी पड़ेगा, इसलिए सतत विकास के लिए ये सभी आवश्यक हैं। क्वेश्चन 16, पारिस्थितिकीय तंत्र में एक टिकाऊ जल समूह कहलाता है, पारिस्थितिकीय तंत्र में एक टिकाऊ जो जल समूह होता है उसको क्या बोलते हैं? संक्रमण बोलते हैं। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संक्रमण बोलते हैं, अर्थात इकोटोन भी इसको बोलते हैं। मतलब कि अगर दो जगह हैं, जो दो पारितंत्र हैं, तो उनका कुछ भाग और दूसरे का कुछ भाग मिक्स करके जो बनता है उसी को ही संक्रमण जोन कहते हैं। जहाँ से दूसरा भाग खत्म होता है और दूसरा भाग पहला भाग शुरू होता है, उसी को ही इको संटोन कहते हैं। इसको याद रखिएगा आप लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए, संक्रमण या इकोटोन। क्वेश्चन 17, धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? तो ऑप्शन ए, प्राकृतिक संसाधन का। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को ये है, देख लीजिए। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कौन से होते हैं? तो दो घटक होते हैं, एक जैविक घटक होता है और दूसरा अजैविक घटक होता है। तो जैविक घटक में कौन कौन से होते हैं? उत्पादक होता है, उपभोक्ता होता है, और इसमें प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता और तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता तथा उच्च मांसाहारी, और तीसरा क्या होता है? अपघटनकर्ता। मतलब ये जो मांसाहारी जो मर जाते हैं उनको अपघटन कौन करता है, फिर से मिट्टी में कौन मिला देता है, वो अपघटनकर्ता कहलाते हैं। दूसरा देखते हैं अजीवी घटक, इसमें कौन आते हैं? नंबर 1 पे अकार्बनिक पदार्थ आते हैं। तो अकार्बनिक पदार्थ आप लोग से पूछ सकता है कि कौन कौन से होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं? जल होते हैं, लवण होते हैं, गैस होते हैं। तो लवण में जो आप लोग देख लीजिए, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, ये सब लवण में आते हैं, जबकि
जो सी है गैस गैस में है, ये ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ये सभी गैसों में आते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा अकार्बनिक पदार्थ ये कहे जाते हैं। और दूसरा क्या है, कार्बनिक पदार्थ होते हैं। कार्बनिक पदार्थ कौन से हैं, ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, यूरिया एवं ह्यूमस होते हैं। जबकि भौतिक कौन से होते हैं, प्रकाश, ताप, हवा, विद्युत, ये सभी भौतिक घटक बोले जाते हैं। तो इसको आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से एकदम दिमाग में रख के जाइएगा, कोई भी ऑप्शन दे के आप लोग को फंसा सकता है। हम लोग जैविक घटक जो पहला है, जैविक घटक के बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं। मैं बोल रहा हूँ, आप लोग बस इसको सुनिए, क्योंकि यहाँ पे दिखा के मैं आप लोगों को पढ़ा नहीं सकता हूँ। ये बहुत ही लंबा चैप्टर है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी से बोल रहा हूँ, आप लोग बस सुनते जाइए। जैसे कि यहाँ पे है नंबर 1 उत्पादक। उत्पादक में आप लोग बस दिमाग में याद रखिए, जो उत्पादन करता है। जैसे जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं। दूसरा कौन होता है, उपभोक्ता होता है। मतलब पेड़ पौधों को छोड़कर जितनी भी चीज़ें हैं दुनिया में, वो सभी क्या हैं, वो उपभोक्ता हैं। मतलब उत्पादक के ऊपर ही वो निर्भर होते हैं। जैसे जीव जंतु, हम आप सभी किसके ऊपर हैं, सभी पेड़ पौधों के ऊपर ही निर्भर होते हैं। तो क्या है, वो उपभोक्ता हो गए। अब देख लेते हैं उपभोक्ता भी 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, जिसमें आप लोग बस सुनिए क्या कौन कौन आता है। सभी शाकाहारी जंतु जो हैं, जो शाकाहारी जंतु हैं, वो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता कहलाते हैं। शाकाहारी जंतु वनस्पतियों को भोजन के रूप में खाते हैं। ये जो शाकाहारी जंतु किसको खाएंगे, वनस्पतियों को भोजन के रूप में खाते हैं। जैसे कौन कौन से, खरगोश हो गया, गाय हो गया, बकरी हो गया, हिरन हो गया, चूहा, बंदर, हाथी, जिराफ, ये सभी क्या है, ये प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हैं। पूछ लेगा आपको कि प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता कौन कौन से हैं, तो आप लोगों को मारना पड़ेगा निशान। तो द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता कौन कौन से हैं, ये देखना है। तो द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता वे जंतु हैं जो भोजन के रूप में प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता पर निर्भर होते हैं। मतलब आप लोग देखिए कि द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता वही हैं जो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता पर निर्भर होते हैं। मतलब वो जानवर जो वे लोग जो खरगोश, गाय, बकरी, हिरन, चूहा इत्यादि खाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को ही हम द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता बोलते हैं। जबकि द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता में कौन कौन से आते हैं, मेढक, छिपकलियाँ, कीट पतंग इत्यादि जीव जंतु जो हैं वो क्या हैं, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं। तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता कौन से हैं, तीसरे श्रेणी के उपभोक्ता वे जंतु जो भोजन के रूप में द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं पर निर्भर होते हैं। मतलब पहले वाले को दूसरा खाएगा, दूसरे वाले को तीसरा खाएगा। जैसे शीर्ष श्रेणी में और तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता कहे जाते हैं, याद रखिएगा उसको। शीर्ष श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता कहा जाता है। जैसे बाज हो गया, गिद्ध हो गया, शेर हो गया, भालू हो गया। और पांचवा क्या है यहाँ पर, आप लोग देखिए अपघटककर्ता किसे कहते हैं। अपघटककर्ता, अपघटक सूक्ष्म जीव होते हैं जो सभी जो मर जाते हैं, वनस्पति और जंतु जो मर जाते हैं, उनके बॉडी को वो अपघटित कर देते हैं, मतलब तोड़ देते हैं। और तोड़ने की प्रक्रिया के बाद जो क्या होता है, वो सड़ जाते हैं और सड़ने के बाद वो सभी मिट्टी में मिला देते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, उसी को ही अपघटक बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग बहुत ही अच्छे से तैयार करके जाइएगा। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूर्ण रूप से जो पौधे होते हैं वो कौन कौन से पौधे होते हैं जो पूर्ण रूप से परजीवी होते हैं। तो अमरबेल याद रखिएगा। और ये भी पूछ सकता है कि आंशिक रूप से परजीवी कौन से पौधे होते हैं। तो लोरेंथस और विस्कम तथा चंदन ये आंशिक रूप से परजीवी होते हैं। इसी प्रकार कुछ पौधे जड़ों पर तथा कुछ तनों पर परजीवी होते हैं, जिन्हें क्रमशः मूल परजीवी तथा स्तंभ परजीवी कहते हैं। जो मतलब कि जो जड़ों में रहते हैं उन्हें मूल परजीवी, और जो तनों में रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, स्तंभ परजीवी बोलते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, पूर्ण मूल परजीवी मतलब जो जड़ में मूल रूप से रहते हैं, उदाहरण के लिए कौन से हैं, ओरोबैंकी, वो परजीवी कहे जाते हैं। दूसरा क्या है, आंशिक मूल परजीवी, आंशिक जो तने में ऊपर रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको चंदन बोलते हैं। जबकि पूर्ण स्तंभ परजीवी कौन से होते हैं, अमरबेल होते हैं। आंशिक स्तंभ परजीवी कौन से होते हैं, लोरेंथस तथा विस्कम होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिए। आप लोगों से सहजीविता के बारे में पूछ सकता है। जब दो पौधे अथवा जीवधारी साथ साथ रहते हैं तथा एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, मतलब एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, तो उन्हें सहजीवी तथा इस प्रकार के संबंध को सहजीवन कहते हैं। सहजीविता के उदाहरण कौन से हैं, लाइकेन तथा लेग्यूमिनेस के कुछ पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में पाए जाने वाले नाइट्रोजीकरण जीवाणु। मतलब जो लेग्यूमिनेस, जो धान हो गया और मटर हो गया, चना हो गया, इनकी जड़ों में जो पाए जाते हैं कौन जीवाणु, लेग्यूमिनेस जीवाणु पाए जाते हैं। उनमें क्या होता है, वो कुछ वायु से, जो जीवाणु होते हैं वायु से उन पौधों को क्या देते हैं, नाइट्रोजन दे देते हैं, और उनसे वो लोग अपने खाने के लिए सामान ले लेते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं, सहजीविता बोलते हैं, सहजीवन बोलते हैं, कि एक दूसरे को लाभ प्रदान करना ही बोलते हैं। लाइकेन के शरीर का निर्माण जो होता है वो शैवाल तथा कवक के द्वारा होता है। पूछ लेगा कि शैवाल और कवक से क्या बनता है, तो लाइकेन बनता है। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि माइकोराजा किसे कहते हैं। माइकोराजा क्या होता है, कवक का किसी पौधे की जड़ के साथ सहजीवन ही क्या कहलाता है, माइकोराजा कहलाता है। मतलब कि कवक जो होता है किसी पौधे की जड़ में अगर वो है तो उसी को ही
सहजीवन जो होता है एक दूसरे को लाभ पहुंचाना ही क्या बोलता है, माइकोराइजा कहलाता है। माइकोराइजा का उदाहरण देख लीजिए, चीड़ हो गया, आर्किड हो गया, लीची हो गया, रेफ्लेसिया हो गया, अन्य पौधों की जड़ों में ये पाया जाता है। कौन? माइकोराइजा। दूसरा पढ़ लेते हैं, मृतोपजीविता क्या कहलाते हैं। तो मृतोपजीविता जो है पौधों का सड़े गले पदार्थों पर उगना तथा उन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करना, जो उनका गुण होता है उसे मृतोपजीविता कहलाता है। ये पौधे जो होते हैं मृतोपजीवी कहलाते हैं। इनमें जो पर्णहरिम का अभाव होता है, मतलब ये जो पौधे होते हैं इनमें पर्णहरिम नहीं पाया जाता है, जिसके कारण ये भोजन अपना नहीं बना पाते हैं। जैसे कि कौन कौन से हैं? ईस्ट हो गया, म्यूकर हो गया, राइजोपस हो गया, पेनिसिलियम, कुकुरमुत्ता इत्यादि जीवाणु होते हैं। तो और दूसरा क्या है, अधिपादपता क्या कहलाती है। तो कुछ पौधे जैसे आर्किड बड़े बड़े पौधों जो हैं बड़े बड़े वृक्षों की शाखाओं पर उगते हैं, परंतु ये वातावरण की नमी हवा जो होती है हवाई जड़ों के बेलामेन भाग द्वारा अवशोषित करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो इसको भी आप लोग याद रखिए, बस उदाहरण आप लोग याद रखिए। ये जो परिभाषा है उसको उसको कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उदाहरण पूछ लेगा। मृतोपजीवी कौन से हैं? ईस्ट दे देगा, म्यूकर दे देगा, राइजोपस दे देगा, पेनिसिलियन दे देगा। तो और माइकोराइजा कौन कौन से होते हैं वो भी दे देगा कि इसमें कौन से माइकोराइजा वाले होते हैं। तो आर्किड, लीची, रेफ्लेसिया इत्यादि। बस उदाहरण आप लोग याद करके जाइए क्योंकि समय बहुत कम है। आप लोगों से ये भी पूछ सकता है कि कीट भक्षी पौधे कौन से होते हैं जो कीटों को खाते हैं। तो ये पौधे जो प्राय उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ की भूमि में नाइट्रोजन की कमी होती है, मतलब ये नाइट्रोजन के कारण ही वो कीटों को खाते हैं। इनमें हरी पत्तियाँ पाई जाती हैं। ये पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। कीटभक्षी पौधे के उदाहरण हैं यूट्रिकुलेरिया होते हैं, ड्रोसेरा है, नेफेंथीज है और डायोनिया नामक पौधे जो हैं वो नाइट्रोजन के लिए। पूछ भी सकता है कि क्यों कीटों को खाते हैं, तो नाइट्रोजन की कमी होती है इनके अंदर और नाइट्रोजन को प्राप्त करने के लिए ही कीटों का भोजन करते हैं। और ये भोजन अपना खुद बना सकते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, आप याद रखिएगा। लेकिन बस नाइट्रोजन के कारण ये लोग क्या होते हैं कि कीटों को खाते हैं। आपको सुबह के वीडियो में मैंने ये बताया था पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, तो आप लोग याद रखिएगा। बस पारिस्थितिकी तंत्र का नाम किसने दिया था ये इंपॉर्टेंट है। टांसले ने सर्वप्रथम इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया था, अर्थात टांसले महोदय ने पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे पहले प्रयोग किया था। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा कि हॉट स्पॉट या संवेदनशील शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। फिर से दोहरा रहा हूँ, हॉट स्पॉट या संवेदनशील स्थल शब्दों का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो 1988 ईस्वी में नॉर्मन मायर्स महोदय ने, याद रखिएगा 1988 1988 में नॉर्मन मायर्स महोदय ने हॉट स्पॉट या संवेदनशील शब्द का प्रयोग किया था। अब देख लीजिए भारत में हॉट स्पॉट कौन कौन से हैं। तो भारत में जो है प्रथम हॉट स्पॉट कौन सा है, पश्चिमी घाट को कहा जाता है, जिसका विस्तार कहाँ तक है, श्रीलंका तक है। दूसरा स्थल कौन सा है हॉट स्पॉट का, पूर्वी हिमालय है, जो कि कहाँ तक जाता है, इसका विस्तार म्यांमार तक है। और तीसरा जो हॉट स्पॉट क्षेत्र है वो हिमालयी क्षेत्र है। तो भारत में कितने हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं, 3 हैं, एक पश्चिमी घाट, एक पूर्वी घाट और एक हिमालयी क्षेत्र कहे जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको आ सकता है क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि चिपको आंदोलन क्या है। तो हम लोग पढ़ लेते हैं चिपको आंदोलन के बारे में। चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था। यह भारत के उत्तराखंड राज्य, जब ये उत्तर प्रदेश का भाग था, में किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध किया और वे राज्य के वन विभाग के ठेकेदारों द्वारा वनों की कटाई के विरोध कर रहे थे, उन पर अपना परंपरागत अधिकार जता रहे थे। यह आंदोलन तत्कालीन उत्तर प्रदेश के, उस समय उत्तर प्रदेश में था उत्तराखंड, लेकिन अब ये उत्तराखंड में है, चमोली जिले के 1973 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। एक दशक के अंदर ये पूरे उत्तराखंड में फैल गया था। चिपको आंदोलन की एक मुख्य बात यह थी कि इसमें स्त्रियों ने काफ़ी संख्या में भाग लिया था। इस आंदोलन की शुरुआत 1970 में भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणविद जो हैं सुंदरलाल बहुगुणा, अभी ये जल्दी ही मरे हैं, अभी 6-7 महीना हो रहा है, सुंदरलाल बहुगुणा जी मर गए। कामरेड गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट एवं श्रीमती गौरा देवी के नेतृत्व में चिपको आंदोलन किया गया था। आप लोग याद रखिएगा। यह भी कहा जाता है कि कामरेड गोविंद सिंह रावत ही चिपको आंदोलन के व्यवहारिक पक्षधर थे। जब चिपको की मार व्यापक प्रतिबंधों के रूप में स्वयं चिपको की जन्मस्थली की घाटी पर पड़ी, तब कामरेड गोविंद सिंह रावत ने झपटो छीनो आंदोलन को दिशा प्रदान की थी। एक दूसरा आंदोलन भी पढ़ लेते हैं, अप्पिको आंदोलन। ये चिपको आंदोलन के तर्ज पर ही दक्षिण भारत में शुरू किया गया था। तो उत्तराखंड में पर्यावरण को बचाने के लिए चलाया गया चिपको आंदोलन दक्षिण भारत में अप्पिको आंदोलन के रूप में सामने आया। पर्यावरण के महत्व को समझते हुए और दक्षिण भारत के पेड़ों को काटने से रोकने के लिए कर्नाटक के अप्पिको में ये आंदोलन चलाया गया था। याद रखिएगा, कर्नाटक के अप्पिको नामक स्थान पर चलाया गया था। किसके लिए? पेड़ों को ना काटा जाए इसलिए। अप्पिको का अर्थ, अप्पिको एक कन्नड़ भाषा का शब्द है जो चिपको का पर्याय ही है। इस प्रकार अप्पिको का अर्थ भी चिपक जाना या लिपट जाना होता है। बता दें कि लगातार खत्म हो रहे वन संपदा, अंधाधुंध पेड़ों की कटाई और लुप्त हो रहे जीव जंतु, जंगल खत्म होने से पर्यावरण पर पड़ रहे बुरे प्रभाव को देखते हुए दक्षिण भारत के लोगों ने
पर्यावरण के प्रति जागरूकता करने के लिए एक अभियान चलाया था। अप्पिको मूवमेंट कब चला था? सन पूछ सकता है कि अप्पिको आंदोलन 1983 ईस्वी में कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ क्षेत्र में शुरू हुआ था। यह आंदोलन पूरे जोश से लगातार 38 दिन तक चलता रहा। अप्पिको आंदोलन में पांडुरंग हेगड़े जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन्हीं के नेतृत्व में ये आंदोलन जो शुरुआत हुई थी, जो कि एक ज़माने में दिल्ली विश्वविद्यालय के सामाजिक कार्यकर्ता में गोल्ड मेडलिस्ट थे। अपनी पढ़ाई के दौरान वे चिपको आंदोलन में शामिल हुए और फिर जब उनकी मुलाकात चिपको आंदोलन में हुए रोल अदा करने वाले सुंदर लाल बहुगुणा से हुई, उसके बाद उन्होंने अपनी ज़िंदगी की दिशा ही बदल दी। तो इसका मतलब है कि जो पांडुरंग हेगड़े जी थे वो अप्पिको आंदोलन से भी संबंधित थे और चिपको आंदोलन से भी संबंधित थे। और एक बात और, आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं अपने पास से ये सब पढ़ा रहा हूँ। मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि ये सभी टॉपिक आपके सिलेबस में है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है? 15 जनवरी 1992 में गोपीनाथपुर गांव में यह संघर्ष जन आंदोलन के में तब्दील हो गया। कौन सा संघर्ष? चिल्का बचाओ आंदोलन। याद रखिएगा, चिल्का बचाओ आंदोलन। चिल्का झील कहाँ पे है? उड़ीसा में चिल्का झील है, उसी के संबंधित यह आंदोलन हुआ था। चिल्का बचाओ आंदोलन ने विकास के उस प्रतिमान के विरुद्ध संघर्ष किया जिससे क्षेत्रीय पर्यावरण, विकास एवं लोगों की आजीविका को खतरा था। 1992 में 192 गांव के लोग आजीविका के अधिकार बनाम डॉलर के विरोध में मुख्यमंत्री बीजू पटनायक से जाकर मिले थे। याद रखिएगा, 1992 में चिल्का बचाओ आंदोलन हुआ था। चिल्का जो झील है वो कहाँ पे है? वो उड़ीसा राज्य में है। नर्मदा बचाओ आंदोलन भी आप लोगों के सिलेबस में है। नर्मदा बचाओ आंदोलन एक बार और मेरे भारत में चल रहे पर्यावरण आंदोलन की प्रमुखता का उदाहरण है। इसने पहली बार पर्यावरण तथा विकास के संघर्ष को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना दिया। न केवल विस्थापित लोगों की बल्कि वैज्ञानिक, गैर संगठनों एवं आम जनता की भागीदारी भी इसमें थी। इसका संस्थापक कौन था? जो नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित कौन था? मेघा पाटकर जी थे। और ये कब शुरू हुआ था? 1985 ईस्वी में शुरू हुआ था। और जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है, इस पर बांध बनाया जा रहा था। उस बांध की ऊंचाई को लेकर ही इस पर विवाद था कि इतना ऊंचा बांध नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा ऊंचा बांध होगा तो कभी भी अगर बांध टूटता है तो वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो विस्थापित हो जाएंगे, वो मारे जाएंगे। इसीलिए नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया था 1985 में मेधा पाटकर के द्वारा। आप लोगों के सिलेबस में प्रदूषण से भी संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जल प्रदूषण अधिनियम आप लोगों का पूछा जा सकता है। तो जल प्रदूषण निवारक अधिनियम कब आया था? पहली बार 1974 ईस्वी में आया था, लेकिन याद रखिएगा 1988 ईस्वी में इसमें संशोधन किया गया। जल का प्रदूषण रोकने हेतु बोर्ड न्यायालय ने भी आदेश प्राप्त कर सकते हैं। जल का प्रदूषण रोकने से संबंधित बोर्ड पर न्यायालयों के आदेशों या निर्देशों का उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। वर्ष 1988 में जल अधिनियम में किए गए संशोधन याद रखिएगा। 1974 में आया था, लेकिन इसमें 1988 ईस्वी में इसमें संशोधन किया गया कि उसकी धारा 49 के अंतर्गत नागरिक भी जल अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई कर सकते हैं। तो जल प्रदूषण कैसे होता है? तो ये आपको याद रखना चाहिए कि जल जो प्रदूषण है वो बदबू, घुलित, निलंबित को जो ठोस कण होते हैं, अमोनिया, यूरिया, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोराइड, फ्लोराइड इत्यादि जो होते हैं उसके कारण ही जल प्रदूषण होता है। और प्रदूषण के स्रोत कौन कौन से होते हैं? जैसे वाहित मल हो गया, नगरों से जो गंदा पानी निकलता है, उद्योगों से जो गंदा पानी निकलता है, भूमि के ऊपर जो खेती की जाती है उसके ऊपर जो यूरिया, खाद ये सब डाल के भूमि को क्या कहते हैं? जल को प्रदूषित कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण अधिनियम कब पारित किया गया था भारत में? 1981 ईस्वी में वायु प्रदूषण अधिनियम पारित किया गया था। तो कौन कौन से गैस होते हैं जो वायु को प्रदूषित करते हैं? तो आप लोग जान लीजिए, सल्फर के ऑक्साइड होते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, हाइड्रोकार्बन होते, अमोनिया होता है, सीसा होता है और बेरिलियम होता है। और ये सब कहाँ से निकलते हैं? ये सब कोयला से निकलते हैं, पेट्रोल से निकलते हैं और डीजल जब चलता है उससे निकलते हैं। उद्योग जो होते हैं उससे निकलते हैं, और जब हम लोग कचरा को जलाते हैं उससे निकलते हैं। इत्यादि जगहों से ये सब निकलते हैं, जिसके कारण वायु प्रदूषण होता है। ये बस इसलिए मैंने आपको बता दिया है कि क्वेश्चन आ सकता है कि वायु प्रदूषण अधिनियम भारत में कब आया था। तो ऑप्शन में दे सकता है कि 1981, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ सकता है कि ध्वनि प्रदूषण भारत में जो अधिनियम है वो कब पारित किया गया था। तो याद रखिएगा आप लोग, ध्वनि प्रदूषण अधिनियम भारत में 2000 में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? 2000 में पारित किया गया था। तो हम लोग देख लेते हैं कि ध्वनि प्रदूषण कैसे होता है। तो जाहिर सी बात है, सहन क्षमता से अधिक जो आवाज़ होती है उसी को ही क्या बोलते हैं? जिसको हम सहन न कर पाएँ उसी को ही प्रदूषण बोलते हैं। तो जो आवाज़ इतनी तेज़ हो जिसको हम लोग सहन न कर पाएँ उसी को ही ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। जैसे कैसे होता है? ये क्रियाकलाप होता है, जैसे कि वायुयान हो गया, जो हवाई जहाज़ होता है, मोटर वाहन हो गए, रेलगाड़ियाँ हो गई, औद्योगिक जो होते हैं, विज्ञापन, मीडिया इत्यादि चीज़ों से ही आवाज़ होती है। तो इस कारण ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। बस मैं आप लोगों को सन बता रहा हूँ, सन याद रखिएगा आप लोग, किस सन में विधेयक आया हुआ था, यही पूछेगा आप लोगों से। IUCN भी आप लोगों के सिलेबस में है, तो हम लोग पढ़ लेते हैं। IUCN लाल सूची का मतलब क्या होता है? तो संकटग्रस्त जातियों की IUCN लाल सूची, जिसे रेड डाटा सूची
कहते हैं 1963 ईस्वी में, सन याद रखिएगा, 1963 में गठित विश्व के पौधों एवं पशुओं की जातियों के संरक्षण स्थिति की सबसे व्यापक तालिका होती है ये। तो अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN विश्व स्तर पर विभिन्न जातियों के संरक्षण पर निगरानी रखने वाली सर्वोच्च संस्था होती है। तो ये लाल सूची के लाभ क्या होते हैं? तो एक पहला लाभ क्या होता है? संकटग्रस्त जैव विविधता के महत्व के विषय में जागरूकता उत्पन्न करना। दूसरा, संकटग्रस्त प्रजातियों की पहचान करना, उनका अभिलेख तैयार करना। मतलब अभिलेख मतलब कि तैयार करना कि कौन कौन से जो प्रजातियां हैं वो संकटग्रस्त में जा रही हैं, जो जल्दी ही लुप्त होने वाली हैं। तीसरा क्या है? जैव विविधता के ह्रास की लिखित सूची तैयार करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि खाद्य जाल क्या होता है। तो याद रखिएगा कि इस प्रकार की प्रकृति में खाद्य श्रृंखला जटिल बन जाती है। प्रकृति में खाद्य श्रृंखलाओं का एक जाल सा बन जाता है। खाद्य श्रृंखलाओं के ऐसे जटिल जालों को ही खाद्य जाल बोलते हैं। ये सब आपको कोई मतलब नहीं रखना, बस इतना याद रखना है कि खाद्य जाल जो है उसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, कब किया था। तो इसका प्रतिपादन जो है, खाद्य जाल का प्रतिपादन 1927 ईस्वी में चार्ल्स एल्टन ने किया था, जिसे खाद्य चक्र के नाम से जाना जाता है। तो महत्वपूर्ण ये है कि इसने किया था और कब किया था। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग वीडियो को 2-3 बार जरूर देख के जाइएगा, टाइम बहुत कम है आप लोगों के पास। जैव मंडल से संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं, तो जैव मंडल याद रखिएगा। जैव मंडल का सामान्य सा अर्थ होता है जीवन से आवृत क्षेत्र है। पृथ्वी के धरातल के चारों ओर एक व्यापक आवरण है, जिसमें वनस्पति प्राणी जीव बिना किसी रक्षक साधन के संभव है। जैव मंडल की संकल्पना सर्वप्रथम, याद रखिएगा, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, जैव मंडल की संकल्पना सर्वप्रथम 100 वर्ष पूर्व ऑस्ट्रेलिया भूवैज्ञानिक, किसने? ऑस्ट्रेलिया का भूवैज्ञानिक था, कौन? एडवर्ड सुएस ने प्रस्तुत किया था। याद रखिएगा, जैवमंडल शब्द को सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? ऑस्ट्रेलिया का भूवैज्ञानिक था, एडवर्ड सुएस ने प्रस्तुत किया था। और जैवमंडल सागरीय क्षेत्र में, मतलब जो जैवमंडल होता है सागरों में, जो समुद्र होता है उसमें कितने किलोमीटर की गहराई तक होता है? 9 किलोमीटर तक की गहराई तक होता है। जबकि ज़मीन पर जो स्थल भाग में कितने किलोमीटर तक होता है? वो 250 मीटर की गहराई तक होता है। जबकि वायुमंडल में यह 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतनी मेहनत से अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इसके बाद भी अगर आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कमेंट नहीं करते हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं कि मुझे कितनी तकलीफ़ होती है कि मैं इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए आपके सिलेबस के अनुसार फैक्ट इकट्ठा करके आप लोगों को देता हूँ, लेकिन आप लोग बस वीडियो को देखते हैं, ना लाइक करते हैं, ना शेयर करते हैं और ना ही सब्सक्राइब करते हैं। तो इसलिए अगर आप लोग मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं, तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और लोगों तक पहुँचाइए कि जल्दी से जल्दी हमारा जो परिवार है वो बड़ा हो। आप लोगों के सिलेबस में ग्रीन हाउस गैसेज भी हैं, तो इसको हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। ग्रीन हाउस क्या होता है? सौर ऊर्जा से स्थल तथा जल गर्म होते हैं, और गर्म होने के बाद जब जल एवं स्थल दोनों ही पुनः विकिरण द्वारा प्राप्त ऊर्जा को वायुमंडल में वापस भेजते हैं, तो वायु में पाई जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प द्वारा वायुमंडल से वापस आ जाने वाली यह ऊष्मा अवरोधित हो जाती है। यह अवरोधित ऊष्मा पृथ्वी को गर्म रखती है, जिसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। अब आप लोगों को आसान भाषा में समझा देता हूँ कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। पृथ्वी पर जितनी भी एनर्जी है वो कहाँ से आती है? सूर्य से आती है। और सूर्य से जो एनर्जी आती है, तो जितनी एनर्जी आती है उतनी एनर्जी अगर वापस चली जाए तो क्या होगा? बराबर रहेगा। तापमान जो होगा, जितनी आई उतनी चली गई वापस अंतरिक्ष में, तो तापमान पृथ्वी का क्या होगा? बराबर होगा। ज़्यादा कब होगा? जब सूर्य से किरणें पृथ्वी पर आती हैं और सूर्य की किरणें वापस अंतरिक्ष में नहीं जा पाती हैं, तो उसी से ही ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। अब जो किरण आई सूर्य से, अब वो वापस क्यों नहीं जा पाती है? यही जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, जलवाष्प होते हैं, ये क्या करते हैं? जो किरण जाने वाली होती है उसको रोक लेते हैं, और वायुमंडल में गैसें पाई जाती हैं, इनको रोक लेते हैं, जिसके कारण ये किरण वापस अंतरिक्ष में नहीं जा पाती हैं और पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता रहता है। अगर ये किरण, ये जो किरण निकल रही है, ऊष्मा निकल रही है, अगर ये वापस चली जाए अंतरिक्ष में जितनी आई थी, तो हमारा पृथ्वी क्या होगा? बैलेंस रहेगा और ठंडा रहेगा जितना कि पहले था। लेकिन यही जो कार्बन डाइऑक्साइड गर्म गैसें होती हैं, ये लोग क्या करती हैं? ये किरण को बांधे रखती हैं, बाहर नहीं जाने देती हैं, जिसके कारण हमारा जो पृथ्वी है वो गर्म होता लगातार जा रहा है। इसी को ही हम ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। आप लोग समझ गए हैं तो अच्छा है, जिसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव की खोज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी खोज किसने की थी? 1824 ईस्वी में जोसेफ फूरियर ने इसकी खोज की थी। लेकिन अगर विश्वसनीय ढंग से इस पर प्रयोग किया जाए तो किसने किया था? 1858 ईस्वी में जॉन टिल्डल महोदय ने किया था। किंतु इसके बारे में आंशिक जानकारी, थोड़ी बहुत जानकारी किसने दी थी? 1896 ईस्वी में पेपर के माध्यम से पूरी दुनिया को किसने बताया था? 1896 में स्वांते अरहिपियस महोदय ने इसको प्रकाशित किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर पढ़ के जाइएगा, नहीं तो एक क्वेश्चन आपका छूटने वाला है। आप लोगों से भी पूछ सकता है कि ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी होती हैं, ऑप्शन में दे देगा आप लोगों को, इसमें से कौन नहीं है ये पूछकर आप लोगों को फंसा देगा। तो ये भी देख लीजिए कौन कौन सी गैसें ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं।
नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड, इसका सिंबल भी याद रखिएगा CO2। यह ईंधन जो होता है कोयला, तेल, पेट्रोलियम के जलने से, जंगलों में आग लगने से पैदा होती है। दूसरा मीथेन होता है CH4। यह तेल के रिसने तथा पशुपालन से पैदा होती है, जैसे कि जो जंतु होते हैं, जो आप लोगों ने देखा होगा, भैंस बैठी होती है, गाय बैठी होती है तो मुँह चलाती रहती है, तो उसके जुबाली बोलते हैं उसको, तो उससे उसके मुँह से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस निकलती है। और दूसरी चीज़, धान के पौधों धान की जो खेती होती है, यह भी याद रखिएगा, धान की खेती जहाँ होती है वहाँ पे कौन सी गैस निकलती है? वहाँ मीथेन गैस निकलती है, यह भी याद रखिएगा आप लोग। तीसरा क्या है? नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O। यह खेतों तथा ईंधन के जलने से निकलती है। चौथा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, कौन सी गैस होती है? यह औद्योगिक क्रियाओं के द्वारा उद्योगों में जो निकलता है प्रदूषण, उसी से ही हाइड्रोफ्लोरोकार्बन निकलता है। पाँचवा फ्लोरोकार्बन क्या है? तो एल्युमिनियम इलेक्ट्रॉनिक पदार्थों से ये निकलती है। और छठा क्या है? सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो इसमें गंधक युक्त होता है। गंधक कैसे? अगर आप गंधक जलाएंगे तो हवा के द्वारा गंधक ऊपर जाएगा, और जब बरसात होगी तो बरसात के साथ ही पानी के साथ, जल के साथ वो गंधक नीचे आएगा। उसी को क्या बोलते हैं? अम्लीय वर्षा बोलते हैं। ओजोन परत भी आप लोगों के सिलेबस में है, तो उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? पहले वीडियो में मैंने बता दिया है कि समतापमंडल में 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन परत 90% तक पाई जाती है, याद रखिएगा। अब ओजोन परत का काम क्या होता है? ओजोन परत का काम होता है सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, जो बहुत ही हानिकारक होती हैं, उनको रोकने का काम कौन करता है? यही ओजोन परत करते हैं, इनको रोकने का काम। तो आप लोग याद रखिएगा, ओजोन परत किसको रोकते हैं? पराबैंगनी किरणों को ही ओजोन परत रोकते हैं। और ये जो है, ये कहाँ पे होते हैं? समतापमंडल में पाए जाते हैं, ठीक है। और ओजोन किससे बने होते हैं? ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बने होते हैं। O3, ओजोन का जो सिंबल होता है O3 होता है। ओजोन ऑक्सीजन के 3 अणुओं से 3 ऑक्सीजन बनकर क्या बनाते हैं? एक ओजोन बनाते हैं। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ओजोन को सबसे ज़्यादा नुकसान कौन करता है? तो 2 गैसें होती हैं, एक तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन में ही क्लोरीन दो होता है, क्लोरीन याद रखिएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन में क्लोरीन नामक गैस जो होती है वो सबसे अधिक प्रभावित करती है किसको? ओजोन परत को तोड़ देती है, जिसके कारण इसमें धीरे धीरे छिद्र होता गया है। और इसी के कारण जो पराबैंगनी किरणें होती हैं सूर्य से डायरेक्ट पृथ्वी पर आ रही हैं, और जिसके कारण त्वचा कैंसर लोगों को हो रहा है। तो इसी को रोकने के लिए ही विश्व स्तर पर कई संधियाँ की गई हैं, जिसमें से मैंने आपको सुबह की वीडियो में बताया था कि 1985 में ओजोन परत को रोकने के लिए वियना सम्मेलन हुआ था। वियना सम्मेलन 1985 में हुआ था। और दूसरा कौन सा? दूसरा 1987 में 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौता हुआ था, जिसके कारण CFC जो गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस होती है, उसको रोकने का प्रयास किया गया है। आप लोगों के सिलेबस में अम्लीय वर्षा भी है, तो आप लोग देख लीजिए। अम्लीय वर्षा किसको कहते हैं? जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे प्रदूषक के अत्यधिक उत्सर्जन के कारण ये होता है। जैसे कि जिस पदार्थ में सल्फर डाइऑक्साइड होगा और नाइट्रोजन ऑक्साइड को हम जलाएंगे तो हवा में क्या होगा? ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन जो होगा वो निकलेगा, और वायु के माध्यम से वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ऊपर जाने के बाद जब बरसात होगा, बरसात की बूंदों के साथ ही यही सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होते हैं वो पृथ्वी पर आके गिरते हैं, जिसके कारण खेतों में गिरेंगे तो खेत को वहाँ पे बेकार कर देंगे, मकान पे गिरेंगे तो मकान में पीलापन ला देंगे। तो इन्हीं सब के कारण आप देख सकते हैं ताजमहल भी है, सल्फर के कारण ही वो बेकार होता जा रहा है, उसमें पीलापन आता जा रहा है। तो यही कारण है, इसी को क्या बोलते हैं? अम्लीय वर्षा बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रॉबर्ट अंगुस स्मिथ के अनुसार अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? यही प्रदूषक जो मैंने बताया है, यही प्रदूषक ही अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है। जबकि अम्लीय वर्षा अर्थात एसिड रेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो एसिड रेन शब्द का रॉबर्ट स्मिथ महोदय ने ही सबसे पहली बार 1872 ईस्वी में एसिड रेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कब हुआ था और किसने किया था, आप लोग इसको याद करके ही जाइएगा। यह भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है कि WWF का फुल फॉर्म क्या है? तो वर्ल्ड वाइल्ड फंड इसका फुल फॉर्म है। इसका प्रतीक क्या होता है? पूछ सकता है कि वर्ल्ड वाइल्ड फंड का प्रतीक क्या है? जॉइंट पांडा नामक जानवर जो है इसका प्रतीक चिन्ह है। भारत में रेड पांडा जो होता है वो प्राकृतिक रूप से उत्तर पूर्वी राज्यों, मुख्यतः अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में पाया जाता है। जबकि स्नो लॉर्म्स जो होते हैं वो उत्तर पूर्वी राज्यों असम, त्रिपुरा, मेघालय में पाया जाता है। क्वेश्चन 18, भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो ऑप्शन सी जल विद्युत है। क्वेश्चन 19, विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ऑप्शन सी 5 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन 20, निम्नलिखित में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा नहीं है? तो ऑप्शन बी गरीबी कम करना पर्यावरणीय सुरक्षा नहीं है। क्वेश्चन 21, निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन बी 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में पारित किया गया था।
क्वेश्चन 1, निम्नलिखित में से कौन सरोवर या झील में तेजी से वृद्धि करते हैं? तो ऑप्शन सी, जलकुंभी बहुत तेजी से वृद्धि करते हैं। क्वेश्चन 2, वन के पेड़ों की छालों पर उगे मिलते हैं, क्या मिलते हैं? वन के जो पेड़ होते हैं उस पर क्या उगे मिलते हैं? उनके छालों पर लाइकेन उगे मिलते हैं। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन सी, हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील किस जीव की वृद्धि से नष्ट हुआ है? तो ऑप्शन डी जो है, जलकुंभी के कारण ये हुसैन सागर झील जो है वो उसके कारण जीव की वृद्धि वहाँ पर नहीं हो पा रही है। ऑप्शन डी, जलकुंभी के कारण। क्वेश्चन 4, मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? मरुस्थल में, रेगिस्तान में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? ऑप्शन सी, जीरोफाइट्स बोलते हैं। क्वेश्चन 5, पादप वृद्धि हेतु सबसे उपयुक्त क्या होता है? तो पादप की वृद्धि के लिए सबसे उपयुक्त दोमट मिट्टी होती है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी स्थान की वनस्पति निर्धारित करती है? तो ऑप्शन बी जो है, वर्षा जो होती है वो किसी भी स्थान की वनस्पति को निर्धारित करती है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, जहाँ पर बरसात अधिक होगी वहाँ पर वन अधिक पाए जाते हैं। तो वन अधिक पाए जाएंगे तो वहाँ के जो पेड़ होंगे वो मोटे होंगे, लंबे लंबे बहुत बड़े होंगे। पेड़ जो होते हैं वहाँ के पत्ते क्या होंगे? पत्ते बहुत ज़्यादा चौड़े होंगे। टहनियाँ जो होंगी बहुत ज़्यादा मजबूत होंगी, और जो उनकी मोटाई होगी वो ज़्यादा होगी, और उनका जो रंग होगा, तने का रंग होगा वो हल्का भूरा, मतलब गाढ़ा भूरा होता है उनका रंग। तो हमारे विषुवत रेखा पे सबसे अधिक बरसात होती है और सबसे अधिक वहाँ पे घने जंगल भी पाए जाते हैं। जैसे अमेजन के जंगल आप लोगों ने देखा होगा, जो ब्राज़ील में अमेजन के जंगल हैं। जैसे जैसे बरसात में कमी आती जाती है वैसे वैसे उनकी लंबाई, उनकी मोटाई, पत्तों की चौड़ाई उसमें कमी आती जाती है। जैसा कि आप राजस्थान में देख सकते हैं कि वहाँ पर क्या होता है, बहुत छोटे पौधे होते हैं और पत्ते जो होते हैं कटीलेदार होते हैं। तो इस प्रकार वर्षा का प्रभाव ही होता है जो वनस्पतियों को निर्धारित करता है कि कहाँ पर वनस्पति कैसी होगी। क्वेश्चन 7, पौधे किस प्रकार का जल अवशोषित करते हैं? तो ऑप्शन बी, केशिका जल अवशोषित करते हैं। क्वेश्चन 8, जो मरुस्थल पादप जो होते हैं अधिकतर होते हैं, कैसे होते हैं? मांसल होते हैं। ऑप्शन ए, मांसल होते हैं, क्योंकि वहाँ पर बरसात होती नहीं है और वो मांसल हो जाते हैं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो उनमें जल होता है वो अधिक से अधिक न जा पाए, इसलिए वो नुकीले भी होते हैं। क्वेश्चन 9, घास स्थलीय परितंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा बनता है? तो ऑप्शन ए, सीधा बनता है। क्वेश्चन 10, परितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है? तो परितंत्र में ऑप्शन बी जो होता है सदैव सीधा होता है। कहीं पर भी अगर आ जाए क्वेश्चन कि ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, तो कहीं पर भी कुछ भी आ जाए, अगर ऊर्जा के बारे में पूछा है पिरामिड कैसा होगा, तो सदैव सीधा ही बनेगा। क्वेश्चन 11, एक तालाब के परितंत्र में जीव भार का पिरामिड कैसा बनता है? तो ऑप्शन बी, उल्टा बनता है। क्वेश्चन 12, घास स्थलीय तथा वन परितंत्र में जीव भार का पिरामिड कैसा बनेगा? सदैव सीधा बनेगा। आप लोगों के पास टाइम की बहुत कमी है, नहीं तो मैं अभी ऐसा इसको समझा देता कि आप लोगों के दिमाग में बैठ जाता, कभी भी आप लोग भूलते नहीं। लेकिन बस टाइम की कमी के कारण मैं भी नहीं बता पा रहा हूँ और आप लोग भी देख नहीं पाएंगे। क्वेश्चन 12, घास स्थलीय तथा वन परितंत्र में जीव भार का पिरामिड कैसा होगा? सदैव सीधा बनेगा। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन 13, खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? एक दिशा में होता है। हमेशा याद रखिएगा, ऊर्जा का प्रवाह सीधे एक ही दिशा में ऊर्जा का प्रवाह होता है। ऑप्शन ए, एक दिशा में होता है। क्वेश्चन 14, एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर ऊर्जा का ह्रास होता है। तो ऊर्जा का ह्रास कितना होता है? 90% होता है। और ज़्यादा कितना ऊर्जा है? 10% ही ऊर्जा जा पाता है, लेकिन ह्रास कितना होता है? 90% होता है। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन 15, सर्वप्रथम पारिस्थितिकी स्तूप की परिकल्पना प्रस्तुत की थी? किसने स्तूप की परिकल्पना प्रस्तुत की थी? तो ऑप्शन ए, चार्ल्स एल्टन महोदय ने जो पारिस्थितिकी स्तूप बनता है उसकी परिकल्पना की थी। क्वेश्चन 16, सूर्य प्रकाश में उगने वाले पादपों को कहते हैं? तो क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, आत्पोदभिद बोलते हैं। ऑप्शन ए बोलते हैं। क्वेश्चन 17, अधिक वर्षा वाले उष्ण क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है, अतः वहाँ वन होते हैं, क्या होते हैं? ऑप्शन ए, सदाबहारी वन होते हैं। क्वेश्चन 18, उन क्षेत्रों में जहाँ ग्रीष्म में भारी तथा परंतु जो शरद ऋतु में कम वर्षा होती है वहाँ वन मिलते हैं, कैसे वन मिलते हैं? ऑप्शन सी, घास वन मिलते हैं। क्वेश्चन 19, वायुमंडल का वो क्षेत्र जहाँ बादलों का बनना, बिजली कड़कना, तूफान तथा आंधियों का आना हो पाया जाता है, वो कौन सा क्षेत्र होता है? ऑप्शन बी, क्षोभ मंडल कहलाता है। जबकि समताप मंडल, इसके बाद समताप मंडल आता है, जिसमें क्या मिलता है? समताप मंडल में ही ओजोन परत मिलता है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी, क्षोभ मंडल सही है। क्वेश्चन 20, लवणीय मृदा में उगने वाले पादप को कहते हैं? तो क्या कहते हैं? लवणीय मतलब नमक वाली मृदा में जो पादप उगते हैं उनको क्या बोलते हैं? हैलोफाइट बोलते हैं। ऑप्शन ए सही है। मैं बहुत जल्दी जल्दी बोलूँगा, आप लोग बस आंसर देखते जाइए क्योंकि बहुत टाइम कम है आप लोगों के पास। क्वेश्चन 21, मृदा परिवर्धन कहते हैं? ऑप्शन सी, मृदा जनन को ही बोलते हैं। क्वेश्चन 22, बृहद जलाशयों में अधिकतर तापमान होता है? तो ऑप्शन ए, ऊपरी स्तर पर जो बड़े बड़े जलाशय होते हैं उनके ऊपरी स्तर पर अधिकतर तापमान होता है। क्वेश्चन 23, दृढ़ पानी वन
क्षेत्रों की विशेषताएं क्या होती हैं? तो ऑप्शन बी, शरद ऋतु में भारी वर्षा और ग्रीष्म ऋतु में कम वर्षा होती है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन 24, वे मृदाएं जिसमें विभिन्न पोषक विलेखों की इष्टतम सांद्रता पाई जाती है उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें सुपोषित बोलते हैं, अर्थात ऑप्शन ए सुपोषी सही है। क्वेश्चन 25, मृदा में उपस्थित अपक्षित होने वाले कार्बन पदार्थों को कहते हैं, क्या बोलते हैं? ह्यूमस बोलते हैं। जो कार्बन पदार्थ मृदा में होते हैं उनको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए ह्यूमस बोलते हैं। क्वेश्चन 26, मृदा परिच्छेदिका का संस्तर जिसमें कार्बनिक पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन डी वो संस्तर होता है जिसमें कार्बनिक पदार्थ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। क्वेश्चन 27, उपजाऊ लोम मृदा में बालू मृतिका का आदर्श अनुपात कितना होता है? तो ऑप्शन सी 50% बालू होता है, तो 50% मृतिका होती है। क्वेश्चन 28, मृदा में अम्लीयता कम करने के लिए मृदा में निम्न में से किनके चूर्णों का मिश्रण मिलाया जाना चाहिए? तो ऑप्शन डी डोलामाइट का एवं चूना पत्थर का मिश्रण मिलाया जाना चाहिए अगर अम्लीयता कम करने के लिए। क्वेश्चन 29, नाइट्रोजन यौगीकरण करने वाला जीवाणु क्या कहलाता है? तो ऑप्शन डी एजेटोबैक्टर कहलाता है। एजेटोबैक्टर कहलाता है, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन 30, घास वन में पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला का सही क्रम क्या होता है? तो ऑप्शन सी घास वन में पाई जाने वाली सही श्रृंखला का क्रम जो होता है वो घास होता है। वो घास को हिरन खाता है, हिरन को शेर, शेर को जो है जू पे रखा जाता है। क्वेश्चन 31, परितंत्र का गतीय हृदय कहलाता है। परितंत्र का गतीय हृदय क्या कहलाता है? ऑप्शन डी ऊर्जा प्रवाह तथा खनिज चक्र कहलाता है। क्वेश्चन 32, परितंत्र में होती है परितंत्र में, ऑप्शन सी ऊर्जा एवं खनिज दोनों की हानि होती है। क्वेश्चन 33, खाद्य श्रृंखला के आधार पर जीवधारी होते हैं, ऑप्शन डी प्रकाश संश्लेषणी पादप होते हैं। जीवधारी कैसे होते हैं? प्रकाश संश्लेषणी पादप होते हैं खाद्य श्रृंखला के आधार पर। क्वेश्चन 34, घास स्थल परितंत्र में संख्या का पिरामिड होता है, कैसा होता है? सीधा होता है, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन 35, 10% का नियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप ये लोग याद रख लीजिएगा। 10% का नियम देने वाला वैज्ञानिक का नाम क्या है? लिंडेमान ने 10% का नियम दिया था, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन 36, जीवों का खाद्य स्वभाव में जितनी विविधता होती है खाद्य श्रृंखला उतनी ही क्या होगी? अधिक लंबी होती है, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन 37, परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होता है, तो ऑप्शन सी सूर्य का प्रकाश होता है, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन 38, किसी भी परितंत्र में कालांतर में जीवों की संख्या स्थिर हो जाती है। जीवों की संख्या स्थिर होने का कारण क्या है? ऑप्शन डी इनमें से सभी होते हैं जीवों के स्थिर होने का कारण। क्वेश्चन 39, किसी परितंत्र में होते हैं, तो ऑप्शन डी जैविक तथा अजैविक पदार्थ होते हैं। क्वेश्चन 40, वन्य जीवों को मारने तथा वनों को काटने से होता है, उपयुक्त सभी होता है, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, मृदा अपरदन, बाढ़ आना तथा सूखा पड़ना सभी होता है। क्वेश्चन 41, निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र प्राकृतिक है? तो ऑप्शन सी जो है वो घास का स्थल जो होता है वो अपने मन से होता है, प्राकृतिक होता है। क्वेश्चन 42, जैवमंडल में एक ही जात की संख्या को क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन सी जनसंख्या बोलते हैं। क्वेश्चन 1 से अधिक जातियों का समूह जो किसी स्थान पर रहता है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे ऑप्शन बी जैव समुदाय बोलते हैं। क्वेश्चन 2, इकोलॉजी अर्थात पारिस्थितिकी शब्द देने वाले कौन थे? तो ऑप्शन ए ई हैकल महोदय ने दिया था। क्वेश्चन 3, प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? तो ऑप्शन ए 1 से 2% जो होता है वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन 46, रचना तथा कार्य की दृष्टि से जैव समुदाय तथा वातावरण एक ही तंत्र की भांति कार्य करते हैं, इसे कहते हैं, ऑप्शन ए परितंत्र कहते हैं। क्वेश्चन 47, एक परितंत्र में शैवाल अर्थात हरी काई का स्थान होता है, तो ऑप्शन बी उत्पादक का होता है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके कारण वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, ऑप्शन बी उत्पादक। क्वेश्चन 48, एक परितंत्र में मानव तथा जंतु होते हैं, क्या होते हैं? ऑप्शन बी उपभोक्ता होते हैं। क्वेश्चन 49, परितंत्र में बाज का स्थान होता है, तो ऑप्शन सी सर्वोच्च उपभोक्ता का स्थान होता है। क्वेश्चन 50, परितंत्र में मानव है, क्या है? ऑप्शन ए सर्वाहारी मानव होता है। क्वेश्चन 52, उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो ऑप्शन सी जो होते हैं मृतोपजीवी उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आते हैं। क्वेश्चन 53, एक तालाब परितंत्र में बड़ी मछलियाँ, कछुए, मेढक होते हैं, तो ऑप्शन डी द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं। क्वेश्चन 54, जैवमंडल जल स्थल एवं वायुमंडल के कितने क्षेत्र में विस्तृत होता है? तो जैवमंडल जो होता है वो ऑप्शन बी 22 से 30 किलोमीटर के अंदर फैला होता है। क्वेश्चन 55, विश्व के सभी भौगोलिक परितंत्र के संगठन को कहते हैं, ऑप्शन ए जैवमंडल कहते हैं। क्वेश्चन 56, घरों में साज सज्जा की सामग्री में रखे हुए कृत्रिम परितंत्र को क्या बोलते हैं? ऑप्शन बी एक्वेरियम बोलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा लोगों के घर में मछली पाली जाती है, एक शीशे के बर्तन में मछली रखी जाती है, उसी को एक्वेरियम बोलते हैं। क्वेश्चन 57, अंतरिक्ष यान में बनाया गया परितंत्र क्या होता है? ऑप्शन बी कृत्रिम परितंत्र होता है। क्वेश्चन 58, पर्यावरण में अवांछनीय परिवर्तन करने से कौन सा संकट उत्पन्न होता है? तो ऑप्शन बी पारिस्थितिकी संकट उत्पन्न होता है, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन 59, मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है, ऑप्शन बी फसल परितंत्र है, जो फसल इंसान बोता है वही मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है।
क्वेश्चन 3, प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? ऑप्शन डी, सूर्य के द्वारा ही पूरी प्रकृति में ऊर्जा आती है। क्वेश्चन 4, जीवाणु एक्टिनोमाइसीज व कवक को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन सी, अपघटक बोलते हैं। क्वेश्चन 2, परितंत्र में अजैविक जैविक घटकों के मध्य की योजन कड़ी होती है, क्या होती है? ऑप्शन सी, जैव संरचना होती है। क्वेश्चन 3, एक परितंत्र में कौन से दो घटक पाए जाते हैं? तो ऑप्शन बी, जीवी और अजीवी घटक पाए जाते हैं। क्वेश्चन 4, प्रकृति में सर्प पादपों पर निर्भर कीटों को खाते हैं, यदि मोर सर्पों को खाता है तो मोर क्या होगा? तो ऑप्शन डी, खाद्य स्तूप का शीर्ष उपभोक्ता कहलाएगा मोर। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन 5, मित्र पोषणी झील का जो मित्र पोषणी झील का उदाहरण है कौन सा है? ऑप्शन सी, राजस्थान का सांबर झील कहलाता है। क्वेश्चन 6, निम्नलिखित जलवायु कारकों में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे कम प्रभाव डालता है? तो ऑप्शन बी, पवन सबसे कम प्रभाव डालता है। क्वेश्चन 7, नुकीली पत्तियों एवं भेदक गहराई वाली जड़ों के पौधों को निम्नलिखित में से किस में वर्गीकृत किया जाता है? तो आपको बता दिया गया है कि ऑप्शन ए, मरुद्भिद है, जो कि जिसके नुकीले पत्ते होते हैं और पानी की खोज में उनकी जो जड़ें होती हैं वो बहुत नीचे गहराई तक चली जाती हैं। राजस्थान में जो पौधे पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? मरुद्भिद बोलते हैं। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन 82, सर्वाधिक अस्थायी परितंत्र क्या होता है? तो महासागर जो होता है सर्वाधिक अस्थायी परितंत्र होता है। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन 83, 1985 में हर वर्ष भारत सरकार ने अक्टूबर के पहले सोमवार को विश्व हैबिटेट दिवस मनाती है। ऑप्शन डी, अक्टूबर सही है। क्वेश्चन 84, पारिस्थितिकीय तंत्र में से एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है, क्या कहलाता है? इकोटोन कहलाता है। मैंने बता दिया था संक्रमण वाला जो स्थान होगा जहाँ पर दो क्षेत्र आकर मिलते हैं और दोनों क्षेत्र के बीच का जो भाग होगा आधा इसका, उसी को क्या बोलते हैं? इकोटोन बोलते हैं। वो बहुत ही क्या होगा? टिकाऊ जैव समूह कहलाता है। ऑप्शन ए, इकोटोन। क्वेश्चन 85, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन बी, ओस्लो में स्थापित किया गया है। क्वेश्चन 86, पारिस्थितिकी निकेत या निक्त की संकल्पना को प्रतिपादित किया था, किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए, ग्रीनेल्स महोदय ने प्रतिपादित किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग रट लीजिएगा। क्वेश्चन 87, निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है? तो ऑप्शन सी जो है औद्योगिक प्रबंधन का पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है। आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 3:30 रात के 3:30 बज रहे हैं और मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं कि पेपर आपका किसी भी तरह बहुत ही अच्छा चला जाए। इसलिए आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर भी करते रहिए। क्वेश्चन 89, भारत में मैंग्रोव वनस्पति अधिक विस्तृत रूप से पाई जाती है, तो मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन बी, सुंदरबन में। क्वेश्चन 90, एपीफाइट्स वे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर होते हैं। ऑप्शन बी, यांत्रिक अवलंबन के लिए निर्भर होते हैं। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन 91, पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित बनाए रखने हेतु आवश्यक है, क्या आवश्यक है? ऑप्शन सी, जैव विविधता का संरक्षण बनाए रखने के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन 92, अधोलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्रफल फैला हुआ है? तो ऑप्शन डी, सामुद्रिक क्षेत्रफल जो है वो सबसे अधिक क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। क्वेश्चन 93, भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित किया है, किसने परिभाषित किया है? ऑप्शन सी, हरलाग बैरोज ने परिभाषित किया है। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन 94, निम्नलिखित में से किसे पर्यावरण के मूल संगठनों में शामिल नहीं किया गया है? तो ऑप्शन डी, स्थानिक को शामिल नहीं किया गया, जबकि किसे शामिल किया गया है? जैविक अजैविक ऊर्जा को शामिल किया गया है। क्वेश्चन 95, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है। क्वेश्चन 95 ये कभी नहीं आया। क्वेश्चन 103, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन बी, जैव भू रासायनिक चक्र बोलते हैं। क्वेश्चन 104, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन बी, पारिस्थितिकीय पदछाप बोलते हैं। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन 105, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में से कौन सा उत्पादक घटक है? ऑप्शन डी, हरे पौधे होते हैं। क्वेश्चन 106, सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन सी, महासागर है। क्वेश्चन 108, किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है कहलाती है, क्या कहलाती है? ऑप्शन बी, वहन क्षमता कहलाती है। क्वेश्चन 109, पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा है? तो ऑप्शन सी, चिपको आंदोलन का नारा है। क्वेश्चन 110, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होते हैं, किसमें प्राप्त होते हैं? ऑप्शन सी, सर्वाहारी को प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन 111, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम परितंत्र है? ऑप्शन बी, खेत होता है। क्वेश्चन 112, जीव भार का पिरामिड जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है? ऑप्शन बी, तालाब में उलट जाता है। क्वेश्चन 113, पारिस्थितिकी की घटती उत्पादकता के क्रम में उसका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो ऑप्शन सी, मैंग्रोव वन, घास स्थल, झील एवं महासागर होता है। क्वेश्चन 114, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी अर्थात डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था? तो ऑप्शन डी, अर्नीस्ट नेस ने किया था। क्वेश्चन 115, निम्नलिखित नोबल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? तो ऑप्शन सी जो होता है, रेडान गैस नहीं पाई जाती है।
कभी आप लोगों से ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भूकंप के दौरान कौन सी गैस निकलती है। जब भूकंप आने वाला होता है तो रेडान गैस ही निकलती है। तो क्वेश्चन 116 पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक आहार श्रृंखला का सही क्रम है। तो ऑप्शन ए डाइटम हो गया, और उसके बाद क्रिटेशियाई हो गया, फिर हेरिंग हो गया। तो ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन 66, निम्नलिखित में से कहाँ पर एक संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है। तो ऑप्शन ए पूर्वी घाट में पाया जाता है। क्वेश्चन 67, निम्नलिखित देशों में से किसमें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर वन बनाए रखने के लिए संवैधानिक प्रावधान किया गया है। तो क्वेश्चन सी जो है ऑप्शन सी भूटान पर किया गया है। भूटान में 70% भूभाग पर वन पाए जाएंगे, ऐसा संविधान में वहाँ पर उल्लिखित किया गया है। क्वेश्चन 68, समुद्री राष्ट्रीय पार्क अवस्थित है कहाँ पर। कच्छ की खाड़ी में। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन 69, टैगा वन विशिष्टता है। टैगा वन की क्या विशेषता है। ऑप्शन डी समशीतोष्ण क्षेत्र की टैगा वन जो है विशेषता होती है। ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके आप लोग जरूर जाइएगा। लानोज वनस्पति, ये वनस्पतियों के नाम है ये, और ये कहाँ पर किस देश में किस महाद्वीप में पाए जाते हैं उसके नाम दिए गए हैं। तो लानोज कहाँ पाया जाता है। लानोज जो है दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। स्टेपी कहाँ पाया जाता है। स्टेपी जो है यूरोप में पाया जाता है। प्रेरीज कहाँ पाए जाते हैं। तो उत्तरी अमेरिका में। जैसे उत्तरी अमेरिका के लोग प्रेयर कर रहे हैं, याद रख लीजिएगा, प्रेरीज उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। जबकि बेल्ट कहाँ पाए जाते हैं। बेल्ट अफ्रीका में पाए जाते हैं। क्वेश्चन क्या है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कहाँ एक संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है। तो गोवा में है कच्छ वनस्पति क्षेत्र, गोवा में। ऑप्शन सी। क्वेश्चन 2, भारत में सबसे पहला जलमंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन डी नीलगिरी को स्थापित किया गया था। क्वेश्चन 3, दंडकारण्य प्रदेश स्थित नहीं है। तो कहाँ पे स्थित नहीं है। मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। जबकि पूछ लेगा कहाँ पे स्थित है। आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। क्वेश्चन 4, बुंदाला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो हाल ही में यूनेस्को ने मानव एवं जीवमंडल तंत्र में सम्मिलित किया है, कहाँ स्थित है। तो बुंदाला जीवमंडल क्षेत्र जो है कहाँ पे है। श्रीलंका में स्थित है। ऑप्शन सी श्रीलंका में। क्वेश्चन 5, टुमारोज बायोडायवर्सिटी पुस्तक के लेखक कौन है। तो ऑप्शन सी डॉक्टर वंदना शर्मा जी ने लिखा था। क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्थल है। कौन सा है। ऑप्शन ए नंदा देवी बायोस्फीयर्स रिजर्व को माना जाता है। क्वेश्चन ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन 7, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है कहाँ पर पाई जाती है। ऑप्शन ए शांत घाटी केरल में स्थित है, वहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। साइलेंट वैली भी याद रखिएगा, इसको साइलेंट वैली भी कहते हैं, शांत घाटी साइलेंट वैली। क्वेश्चन 8, जीवाश्म नेशनल पार्क अवस्थित है कहाँ पर अवस्थित है। ऑप्शन सी मध्य प्रदेश के मंडला में अवस्थित है। क्वेश्चन 9, भारत में सबसे बड़ा चीता आरक्षण स्थल कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन डी नागार्जुन में स्थित है। अब नागार्जुन कहाँ पे है। मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन 10, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक प्रसिद्ध जो टाइगर रिजर्व नहीं है। तो काजीरंगा जो है एक टाइगर रिजर्व नहीं है। ऑप्शन बी नहीं है। जबकि सुंदरबन, सरिस्का और कान्हा जो है टाइगर रिजर्व माने जाते हैं। देख लेते हैं कौन सी जगह कहाँ पर है। गौतम बुद्ध कहाँ पर है। ये जगह ये झारखंड में स्थित है। जबकि डालमा कहाँ पे है। ये बिहार में स्थित है। सिमलीपाल कहाँ पे है। ये केरल में, उड़ीसा में स्थित है सिमलीपाल। और पेरियार कहाँ है। ये पेरियार केरल में स्थित है। क्वेश्चन 12, उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन डी उन्नाव जनपद में स्थित है। क्वेश्चन 13, शीतकाल में आपको भारत में साइबेरियन साइरस प्राय कहाँ दिखाई दे सकता है। तो ऑप्शन डी केवलादेव घाना सेंचुरी में दिखाई दे सकता है। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन 7, फुफ्फुस धूलिमयता से वे श्रमिक रोग ग्रसित होते हैं, मुख्यतः कारक क्या होता है। ऑप्शन बी कोयला खनन उद्योगों में ऐसे रोगों से लोग ग्रसित होते हैं। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन 8, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला देश जिसने भूमंडलीय तापन के प्रतिकरण के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा था। तो ऑप्शन डी न्यूजीलैंड ने रखा था। क्वेश्चन 9, भारतीय समुद्र तटीय जल के प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है। तो ऑप्शन सी औद्योगिक बहिस्राव ही है। जो समुद्र के तटीय क्षेत्र हैं उनको जल प्रदूषण होने का कारण ऑप्शन सी औद्योगिक बहिस्राव माना जाता है। क्वेश्चन 10, फ्लाई ऐश एक प्रदूषक दहन उत्पादक है जो प्राप्त होता है जलाने से। किसके जलाने से। ऑप्शन ए कोल, पत्थर के, अर्थात पत्थर के कोयले को जलाने से उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन 11, वायुमंडल में निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से अम्लीय वर्षा होती है। तो ऑप्शन ए नाइट्रोजन एवं सल्फर की ऑक्साइड के जलने से अम्लीय वर्षा होती है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन 12, किस देश में सर्वप्रथम अम्लीय वर्षा हुई थी। ऑप्शन बी स्वीडन में 1972 ईस्वी में सबसे पहले अम्लीय वर्षा हुई थी। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन 13, स्मोक सिटी ऑफ इंडिया की उपमा किसे दी जाती है। तो ऑप्शन सी कोलकाता को दी जाती है। क्वेश्चन 14, स्टोन कैंसर जैसे खतरे का प्रमुख कारण किसे माना जाता है। तो ऑप्शन ए अम्ल वर्षा को माना जाता है। क्वेश्चन 15, निम्नलिखित में से कौन ध्रुव नगर के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी शिकागो को जाना जाता है। क्वेश्चन 16, डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो डॉप्सन इकाई का प्रयोग ऑप्शन सी ओजोन परत की मोटाई को नापने के लिए डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन 21, पेयजल में संख्या प्रदूषण सर्वाधिक होता है। तो ऑप्शन बी कानपुर में होता है। और
क्वेश्चन 22 औद्योगिक मलबे में सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है, क्या होता है? ऑप्शन ए चमड़ा उद्योग में सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है। क्वेश्चन 23 विश्व की हरित गृह गैस में भारत का अधिभार है, कितना है? ऑप्शन ए 1% माना जाता है। क्वेश्चन 24 किस तत्व के लगातार संपर्क में कारण ब्लैक फुट नामक रोग हो जाता है? तो आर्सेनिक। ऑप्शन ए आर्सेनिक के कारण ब्लैक फुट नामक रोग होता है। क्वेश्चन 25 ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के मामले में सर्वाधिक देश कौन उत्पादन करता है ग्रीन हाउस गैसों को? तो इस समय वर्तमान समय में चाइना सबसे अधिक उत्पादन करता है, जबकि यूएस से दूसरे नंबर पर है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन गलत दिया हुआ है। क्वेश्चन गलत नहीं है, 2007 का एक क्वेश्चन है। तो इस समय वर्तमान में चाइना है और नंबर 2 पर यूएस से है। क्वेश्चन 27 विश्व में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में भारत का योगदान कितना है? तो भारत का योगदान कितना है? ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन 28 सबसे ज़्यादा प्रदूषण किससे होता है? तो ऑप्शन सी सीओ से होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड से होता है। क्वेश्चन 29 वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती हुई प्रचुरता निम्नलिखित में से किस एक के सिवाय अन्य सभी का कारक है? तो ऑप्शन सी ऑक्सीजन उर्वरक प्रभाव के अलावा अन्य सभी का कारक है। क्वेश्चन 30 पर्यावरण अपकर्षण से अभिप्राय है, क्या अभिप्राय है? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी अभिप्राय है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन 31 अपस्फोटन किस यौगिक द्वारा कम की जा सकती है? तो ऑप्शन सी द्वारा कम की जा सकती है, क्या है? ट्रेटा इथाइल लेड द्वारा अपस्फोटन की यौगिक द्वारा कम की जा सकती है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 31 अपस्फोटन किस यौगिक द्वारा कम किया जा सकता है? तो ऑप्शन सी ट्रेटा इथाइल लेड द्वारा कम किया जा सकता है। क्वेश्चन 32 फ्रियान का जिसका उपयोग प्रशीतकर्ता फ्रिज में द्रव में के रूप में किया जाता है, रासायनिक नाम क्या होता है? तो ऑप्शन सी क्लोरोफ्लोरो हाइड्रोकार्बन इसका रासायनिक नाम होता है। क्वेश्चन 33 पेंट उद्योग के श्रमिकों को निम्नलिखित जोखिमों में से किस एक का सामना करना पड़ता है? तो ऑप्शन डी सीसा प्रदूषण का सामना करना पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया गया है प्रदूषक का नाम और वो किसके हमारे शरीर पे किस पर प्रभाव डालते हैं उसका नाम दिया गया है। तो देख लेते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो किस पर डालता है? वो श्वास संबंधी रोग पर डालता है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड किस पर होते हैं? वो केंद्रीय नर्वस सिस्टम पर अपना प्रभाव डालते हैं। जबकि धूल कण जो होते हैं वो लीवर एवं किडनी को क्षतिग्रस्त करते हैं। जबकि सीसा जो है वो कैंसर उत्पन्न करता है। क्वेश्चन 41 निम्नलिखित ग्रीन हाउस गैसों में से एक का उत्सर्जन पूर्णतः मानवोद्भवी माना जाता है। तो ऑप्शन ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है वो मानव के द्वारा उत्पादन किया जाता है। क्वेश्चन ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन 42 प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे की रचना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक आवश्यक नहीं है? तो ऑप्शन ए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। क्वेश्चन 43 पर्यावरण प्रदूषण निम्नलिखित में से प्रभाव डालता है, क्या डालता है? उपयुक्त सभी का प्रभाव डालता है, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन 45 जापान की 1953 ईस्वी में होने वाली मिनी माता व्याधि जिसमें से मछलियां संक्रमित थी किस पदार्थ की अधिक के कारण हुआ था? तो ऑप्शन सी पारा के कारण हुआ था। याद रखिएगा मिनी माता रोग कैसे होता है? पारा के कारण होता है, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन 46 निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन एक जो है सिगरेट के धूम्रपान से व्यक्ति बेंजीन के प्रभाव में आ जाता है, ठीक है। बेंजीन एक ज्ञात कैंसर कारक होता है, तो बेंजीन के कारण ही कैंसर नामक रोग होता है, ये दोनों ही सही हैं। क्वेश्चन 47 निम्नलिखित में से किसको केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग के रूप में निर्धारित नहीं किया गया है? तो ऑप्शन सी नहीं किया गया है, चाय को। क्वेश्चन 49 ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है कि आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय को मापा जाता है। तो ऑप्शन सी प्रदूषण एवं पर्यावरणीय क्षति को ध्यान में रखते हुए नापा जाता है। क्वेश्चन 50 वह कौन सा प्रथम भारतीय राज्य है जिसने प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है? तो ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश है। क्वेश्चन 51 किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? तो ऑप्शन सी नॉर्वे देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है। क्वेश्चन 56 अखबार में कौन सा विषैला तत्व पाया जाता है? तो ऑप्शन बी लेड पाया जाता है। क्वेश्चन 57 वातावरण में सर्वाधिक प्रदूषण वाली कौन सी गैस होती है? तो ऑप्शन सी मीथेन गैस होती है, इसका सिंबल होता है CH4, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन 58 घर के हानिकारक विकिरण का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा होता है? तो ऑप्शन सी रंगीन टीवी होता है। क्वेश्चन 59 अधोलिखित में से प्रथम श्रेणी का प्रदूषक संकेतक कौन होता है? तो ऑप्शन सी चूर्ण प्रवाल अर्थात मोलस्का होता है। क्वेश्चन 60 निम्नलिखित में से हानिकारक पदार्थ नाभिकीय विस्फोटक के बाद लंबे समय तक सक्रिय रहता है? तो प्लूटोनियम 239 रहता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 61 जीवधारियों का कौन सा वर्ग नाभिकीय विकिरण के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील है? तो ऑप्शन सी स्तनपायी होता है, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन 62 निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पारिस्थितिकी आतंकवादी कहलाता है? तो ऑप्शन ए सफ़ेदा कहलाता है, लिप्टस जिसे हम लोग गाँव में बोलते हैं, ऑप्शन ए सफ़ेदा। क्वेश्चन 63 किस उपग्रह द्वारा ओजोन छिद्र की उपस्थिति दर्ज की गई थी? तो ऑप्शन ए निब्बस 7 के द्वारा ओजोन छिद्र जो है उसको पता लगाया गया था निब्बस 7 के उपग्रह के द्वारा। क्वेश्चन 64 निम्नलिखित में से किसके कारण वायु प्रदूषण नहीं होता है? तो ऑप्शन डी जल विद्युत शक्ति केंद्र के कारण वायु प्रदूषण नहीं होता है। क्वेश्चन 70 निम्नलिखित में से लाइकेन किसके प्रति अधिक संवेदनशील होता है? तो ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति अधिक संवेदनशील होता है।
ऑप्शन ए क्वेश्चन 71 धुएं से आंखों में जलन पैदा करने वाला होता है, क्या होता है? ऑप्शन डी नाइट्रस ऑक्साइड के कारण आंखों में जलन होता है। क्वेश्चन 72 कोसा में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रभावित होने वाला भाग होता है, तो ऑप्शन बी कोसा या झिल्ली तंत्र होता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 73 निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी सबसे घातक प्रदूषक होता है? तो ऑप्शन ए ESR-19 अर्थात स्ट्रोंटियम 19 जो होता है वो रेडियोधर्मी सबसे घातक प्रदूषक होता है। और क्वेश्चन 74 ओजोन 3 होता है, ओजोन का सिंबल O3 होता है और ये कैसा होता है प्रदूषक? द्वितीय प्रदूषक होता है। आप लोग याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओजोन जो होता है वो द्वितीय प्रदूषक होता है। क्वेश्चन 65 निम्नलिखित में से किस धातु को उत्प्रेरक समपरिवर्तक के रूप में प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन ए पैलेडियम को प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन 66 ध्वनि प्रदूषण जो होता है कितनी डेसिबल ध्वनि से होता है? तो ऑप्शन बी 80 से 90 डेसिबल के बीच ध्वनि प्रदूषण को कहा जाता है। क्वेश्चन 67 जो है पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट मुख्यतः होता है, तो ऑप्शन सी वायु प्रदूषक होता है। क्वेश्चन 68 भारत में जल प्रदूषण नियंत्रण कानून लागू हुआ, कब लागू हुआ? ऑप्शन सी 1974 में लागू हुआ। क्वेश्चन 69 निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक प्रदूषक कहते हैं? तो ऑप्शन सी जंगल की आग को प्राकृतिक प्रदूषक कहते हैं। क्वेश्चन 75 निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः एरोसॉल प्रदूषक है जो वायुयानों में पाया जाता है? तो ऑप्शन सी क्लोरोफ्लोरो जो होता है एरोसॉल प्रदूषक होता है, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन 76 निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक है? तो उपयुक्त सभी प्राथमिक प्रदूषक होते हैं, ऑप्शन ए बी सी तीनों ही होते हैं। क्वेश्चन 77 निम्नलिखित में से जल की पीओडी को बढ़ाता है? तो ऑप्शन सी शर्करा मिल के अवशिष्ट के कारण जो है बीओडी बढ़ता जाता है जल का। क्वेश्चन 78 मृदा प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण कारण हो सकता है, क्या हो सकता है? ऑप्शन बी प्लास्टिक हो सकता है। क्वेश्चन 79 धुंध कोहरा का निर्माण होता है, तो ऑप्शन सी धुएं एवं कोहरे से होता है। क्वेश्चन 80 CO का विषैला प्रभाव होता है क्योंकि हीमोग्लोबिन के लिए इसकी बद्धता ऑक्सीजन की तुलना में अधिक होती है, तो क्या होती है, कितनी अधिक होती है? ऑप्शन बी 2-250 गुना अधिक होती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इतना जहरीला होता है कि ऑक्सीजन की तुलना में एक ब्लड में 250 गुना तेज़ी से समा जाता है। क्वेश्चन 81 कार्बन मोनोऑक्साइड CO मनुष्य के लिए हानिकारक है क्योंकि यह ऑप्शन बी यह हीमोग्लोबिन से क्रिया करने के लिए ऑक्सीजन से प्रतियोगिता करती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन 82 वायु प्रदूषण में विश्वसनीय संकेतक होते हैं, ऑप्शन सी लाइकेन एवं मॉस होते हैं। क्वेश्चन 87 पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को सबसे बड़ा भय है, किससे भय है? ऑप्शन बी विकिरण के कारण भय है, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन 88 निम्नलिखित में से कौन सी धातु मानव में विषाक्तता उत्पन्न करती है? तो ऑप्शन बी सीसा उत्पन्न करती है। क्वेश्चन 89 ग्रीन हाउस गैसों में से कौन सी ऐसी गैस है जो ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषण नहीं करती है? तो ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन 99 निम्नलिखित में से विचार करिए कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड इनमें से कौन सा ऊष्मीय शक्ति संयंत्रों में कोयला दहन से उत्सर्जित होता है? तो ये तीनों ही जब कोयला जलता है तो तीनों गैसें ही निकलती हैं, ऑप्शन डी तीनों सही हैं। क्वेश्चन 100 निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में से कौन सा रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न करता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी सही होता है क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसी गैस है जिसको मीठी गैस बोलते हैं और ये अगर इसे कमरे में सुलगाकर आप सो जाइए तो जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजन से 250 गुना ज़्यादा इसके संपर्क में आने पर बॉन्ड बना लेता है और इंसान क्या होता है मीठे उसे गहरी नींद आ जाती है और गहरी नींद में ले जाकर उसे वो मार डालता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाए तो इंसान क्या होता है वो घुटन के कारण दोबारा जग जाएगा और वो सांस ले बच भी जाएगा, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड अगर ज़्यादा है तो वो इंसान तुरंत मर जाता है क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो ब्लड के साथ 250 गुना ज़्यादा संपर्क बना लेता है। क्वेश्चन 101 निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक का एक जैव सूचक है? तो ऑप्शन बी जो होता है वो लाइकेन, जहाँ पर वायु प्रदूषण होगा वहाँ पर कौन सा पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा? लाइकेन पाया जाएगा। क्वेश्चन 102 जलवायु परिवर्तन का कारण है उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी होता है। क्वेश्चन 103 निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? तो ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन महत्वपूर्ण गैस होती है जो कि ग्रीन हाउस गैस में ज़्यादा इफेक्ट करता है। क्वेश्चन 104 किस स्तर डेसिबल से अधिक की ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाती है? तो ऑप्शन डी 80 डेसिबल से अधिक होता है तो वो खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। क्वेश्चन 105 निम्नलिखित में से किसने तिब्बत के पठार के ऊपर 2005 में ओजोन आभा मंडल अर्थात ओजोन हैलो का पता लगाया था? तो ऑप्शन सी GW केंट मूर ने जो है तिब्बत के पठार पर ओजोन का पता लगाया था, GW केंट मूर महोदय ने, ऑप्शन सी सही है।
क्वेश्चन 18 देश में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो याद रखिएगा 1972 में, ऑप्शन सी 1972 में लागू किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मिलाने के लिए है। अप्पिको आंदोलन से कौन संबंधित था? तो मैंने बताया था पांडुरंगा जी संबंधित है। चिपको आंदोलन से कौन संबंधित था? तो चंडी प्रसाद भट्ट महोदय संबंधित है। ग्रीन बेल्ट आंदोलन से कौन संबंधित था? जो वंगारी मथाई संबंधित है। जबकि टिकाऊ विकास से कौन संबंधित है? एजेंडा 21 में टिकाऊ विकास के बारे में कहा गया है। क्वेश्चन 20 भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? तो ऑप्शन बी 51(1) में ये कहा गया है। क्वेश्चन 22 किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वो अपने आवास में प्राकृतिक आवास में 50 वर्षों से दिखाई नहीं देती है? तो ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन 23 विश्व वन्य जीव निधि का शुभांकर क्या है? तो बस विश्व वन्य जीव निधि का शुभांकर जो है पांडा है। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन 24 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए ओजोन क्षय से संबंधित है। क्वेश्चन 25 पेयजल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि वह ऑप्शन सी उपचायक होता है अर्थात ऑक्सीकारक होता है। तो 9 क्वेश्चन काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन ए गेंडा के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन 110 अपने प्रदूषकों के कारण निम्नलिखित में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो ऑप्शन सी जो है ये दामोदर नदी है जो जैविक मरुस्थल कहलाती है। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन 111 राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियर शोध संस्थान कहाँ पे है? ऑप्शन ए नागपुर में है। क्वेश्चन 112 चिपको आंदोलन मूल रूप से किससे विरुद्ध था? तो ऑप्शन सी जो है वन कटाई से चिपको आंदोलन संबंधित था। क्वेश्चन 113 विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी जो है 5 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन 101 निम्नलिखित में से किसे वृक्ष मानव कहा जाता है? तो ऑप्शन सी रिचर्ड सेंट बार्ब बेकर को वृक्ष मानव कहा जाता है। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन 102 निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पहले भारत में प्रचुर मात्रा में पाया जाता था किंतु अब विलुप्त की कगार पर है? तो ऑप्शन सी एशियाई चीता विलुप्त की कगार पर है। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन 103 सभी जीवधारियों के प्रति सम्मान की भावना रखने का उपदेश किसने दिया था? तो ऑप्शन डी अल्बर्ट शुटिजर ने दिया था। क्वेश्चन 104 प्राप्त इतिहास के अनुसार सर्वप्रथम वन्य जीव अभयारण्य बनाने का आदेश देने वाला पहला शासक कौन था? तो ऑप्शन सी अशोक महोदय ने दिया था। क्वेश्चन 105 राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठतम योगदान के लिए किस लिए दिया जाता है? ऑप्शन सी स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास में योगदान के लिए राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन 106 भारत के एनिमल वेलफेयर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन बी चेन्नई में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन 107 जैव सुरक्षा बायोसेफ्टी का कार्टाजेना प्रोटोकॉल निम्नलिखित केंद्रीय मंत्रालयों में से कौन सा क्रियान्वित करता है? तो ऑप्शन सी पर्यावरण एवं वन मंत्रालय इसको क्रियान्वित करता है। क्वेश्चन 48 निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व जल दिवस मनाया जाता है? तो ऑप्शन सी 22 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन 49 इको मार्क क्या होता है? तो इको मार्क जो होता है ऑप्शन बी पर्यावरण अनुकूलन उपभोक्ता उत्पादन को नामांतरित करने की योजना होती है। तो आप लोग देखते होंगे जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं उस पर इको मार्क लगा होता है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन 50 कौन सी राष्ट्रीय पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन सी काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है उसमें एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। कहाँ पर ये? असम में पाया जाता है। क्वेश्चन 51 धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है? तो धूल प्रदूषण के लिए कौन सा वृक्ष उपयुक्त होता है? ऑप्शन डी नीम महत्वपूर्ण होता है। क्वेश्चन 52 किसी जल क्षेत्र में बीओडी की अधिकतम संकेत देती है कि उसका जल जो होता है वो ऑप्शन सी सीवेज से प्रदूषित हो गया है अर्थात बीओडी जितना अधिक होगा और जल जो है उतना ही अधिक प्रदूषित होगा। क्वेश्चन 53 पोर्ट ब्लेयर के समीप की प्रसिद्ध ब्लेयर प्रवार भित्ति जो है वो मृत हो रही है, क्यों हो रही है? ऑप्शन सी भूमंडलीय उष्मन के कारण हो रही है। क्वेश्चन 54 एशियाई जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? तो ऑप्शन ए कच्छ के रण में पाया जाता है। क्वेश्चन 55 थट्टेकाड पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो थट्टेकाड जो पक्षी अभयारण्य है वो केरल में स्थित है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन 56 नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले मानव शरीर पर किस अंग पर पड़ता है? तो ऑप्शन सी त्वचा पर पड़ता है। सबसे पहले त्वचा पर जलने पर फफोले पड़ते हैं, बाद में अस्थिमज्जा प्रभावित होती है। क्वेश्चन 57 जिम कॉर्बेट एवं राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव प्रबंधन हेतु किस पैमाने पर हवाई छाया क्षेत्र उपयुक्त है? तो ऑप्शन डी अति दीर्घ पैमाने वाले छाया क्षेत्र। क्वेश्चन 58 एकमात्र सेंचुरी है जहां कश्मीरी महामृग पाया जाता है, तो कहां पर? ऑप्शन बी दाची गांव में पाया जाता है। क्वेश्चन 38 जो है वो अब नहीं आएगा आप लोगों को कभी भी। क्वेश्चन 39 देख लेते हैं देश के सबसे पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की जा रही है? वो है लातूर, महाराष्ट्र के लातूर में की जा रही है। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन 40 निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव अभयारण्य मतलब नेशनल पार्क एवं अभयारण्य है? तो ऑप्शन सी जो है मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है।
क्वेश्चन 41 निम्नलिखित में से चुनिए जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित हुआ है। तो नंदा देवी जीव मंडल ये जो बहुत पुराना है, इसे भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है, नंदा देवी जीव रिजर्व। क्वेश्चन 42 राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ पे है? ऑप्शन सी नागपुर में है। क्वेश्चन 43 भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है, कहाँ पर स्थित है? देहरादून में स्थित है, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन 44 भारत के अधिकांश वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं, किससे घिरे हुए हैं? ऑप्शन सी मानवीय बस्तियों से घिरे हुए हैं। क्वेश्चन 45 निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किस एक की जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण शीतोष्ण एवं उपध्रुवी में परिवर्तित होती रहती है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन बी नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क जो है वहाँ पर ये उष्णकटिबंधीय से यहाँ पर हमेशा परिवर्तन होता रहता है, उपोष्णकटिबंधीय से शीतोष्णकटिबंधीय एवं उत्तर ध्रुवी में परिवर्तित होता रहता है लगातार। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग याद कर लीजिएगा। आप लोगों का मास्टर वीडियो पर्यावरण का खत्म होता है और आप लोगों का पेपर भी समाप्त होता है, तो इसलिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पेपर दीजिए और कमेंट भी करिएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हैं और आप लोगों को क्या पढ़ना है ये भी बताइएगा कमेंट में। आगे उसी चीज़ को स्टार्ट किया जाएगा। और मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाया हूँ, तो इसलिए आप लोगों का फ़र्ज़ है कि आप लोग भी चैनल को सपोर्ट करिए, इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक लोगों तक फैलाइए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।